हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजे क्लासेज। ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है साथियों। आज हम आपके बीच लेके आए हैं साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था साथियों 2020 में, उसका हम सेट नंबर आज 3 देखेंगे साथियों। कंप्लीट सेट रहेगा साथियों, इसमें आपके पूरे 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे साथियों। ठीक है, इसी तरह का पेपर सॉल्यूशन और करंट अफेयर्स पाने के लिए साथियों आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज से जुड़ें। ठीक है साथियों, प्लस पीडीएफ के लिए क्या करें, आप टेलीग्राम चैनल जो कि हमारा ओजे क्लासेज के नाम से है उसको ज़रूर ज्वाइन करें साथियों। तो साथियों सबसे पहले हम आपको जीके के 50 क्वेश्चन कवर कराएंगे, उसके बाद में हम कंप्यूटर के साथियों आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे। जीके में साथियों जो करंट अफेयर्स इसमें पूछी गई थी, ये 2019-20 की करंट आई थी। इसके लिए आपको क्या करना होगा साथियों, जो क्वेश्चन इसमें आए हैं उस वही क्वेश्चन साथियों आपको 2023 के जो वर्तमान में वो आपको देख लेने हैं। ठीक है साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया था। ये किया था साथियों राजीव कुमार ने। लेकिन साथियों अब आपको देखना है वर्तमान में कौन है, उसको आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। 2020 में अभिजीत मुखर्जी को दिया गया था। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो साथियों जो जीका वायरस रोग है ये एडिज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है साथियों, आधार दर यानी कि जो बेस रेट है किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। ये है साथियों आरबीआई, किसके द्वारा, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखेंगे साथियों। तो साथियों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है साथियों। नेचर क्योर ये भी लिखी गई है। ठीक है साथियों, उसके बाद में देखते हैं हम इंडियन होम रूल ये भी लिखी गई है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये भी लिखी गई है। कौन सी नहीं लिखी गई है साथियों, गोल्डन थ्रेश होल्ड ये लिखी नहीं गई है, आपको याद रखना है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं साथियों हम क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। तो साथियों वह है जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। बाकी खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला और तुगलकाबाद, इन तीनों का निर्माण साथियों तुगलक काल में हुआ था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखेंगे, भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो मिएंडर किससे संबंधित है साथियों, रिवर नदी से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और साथियों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की। पिट्रा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पिट्रा ड्यूरा के बारे में साथियों यह पत्थर के दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। ठीक है साथियों, इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, पिट्रा ड्यूरा क्या है साथियों, पत्थर की दीवार होती है उनमें कीमती नगीने और रत्नों को जोड़ने की एक क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। लाहौर, जहांगीर की कब्र कहाँ पर है साथियों, लाहौर में स्थित है। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी। तो साथियों इसमें आपके पास देख पा रहे हैं आंसर 3 पे क्लिक लग रहा है। तो किससे है साथियों, कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है साथियों, अब भी इस एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो साथियों जो पेले है ये ब्राज़ील का है, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना, काइलिपियन मबाप्पे फ्रांस के हैं, लेकिन साथियों पाओली रोजी स्पेन के नहीं है। तो इस तरह आंसर 3 हो जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साथियों और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये किस वर्ष में समाप्त हुई थी साथियों। तो ये हुई थी 2012 में। ठीक है साथियों, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में
ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो साथियों, भारत के संविधान भाग कौन सा भाग है जो संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो वह भाग है साथियों भाग नंबर 5। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चतुर्थ बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, गलत साथियों। द्वितीय बौद्ध संगीति विराटनगर, ये भी गलत। प्रथम बौद्ध संगीति साथियों कश्मीर में हुई, गलत बात। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, ये बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर कब हुई थी साथियों? 1993 में। मानवाधिकार, भारतीय मानवाधिकार 12 अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं साथियों। कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं, क्या है? डोल्ड्रम्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं साथियों 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि 1984 में के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में साथियों? तो आप देख पा रहे हैं काशीराम के नेतृत्व में 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार के द्वारा कम डैश वाले क्षेत्रों में व्याप्ति कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की एक योजना है प्रतिरक्षण। ठीक है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं साथियों। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जम्मू कश्मीर, मनोज सिन्हा। ठीक है, उपराज्यपाल, ये ठीक है। इसके बाद में साथियों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में एक माना जाता है। तो सामवेद किससे संबंधित है साथियों? संगीत से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संगीत और कला इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 23। यह क्या कहता है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमन समय अवधि रेगुलेशन टाइम मिनट में कितनी होती है? तो होती है साथियों 120 मिनट टाइम होता है, यानी कि 2 घंटा। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है कि जो फुटबॉल मैच की अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमक समझी अवधि कितनी होती है? 120 मिनट, या आप 2 घंटे बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 24। वास्तुकला की जो सर्की शैली है किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों यूपी से। सर्की शैली यूपी से संबंधित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। कौन से सन के बजट भाषण में 500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी? जो टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने, कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर टीपीओ फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। ये था साथियों 2018-19। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 26 की। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? पूर्वी घाट का कौन सा पर्वतीय शिखर? निम्नलिखित अगर देखें साथियों तो कौन सा है? देवमाली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 27 को देखें साथियों तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग TERLS किसके पास स्थित है? ये स्थित है साथियों तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो 28 साथियों भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? भैरवी, पूर्वी, हिंडोल, श्रृंगार। श्रृंगार क्या नहीं है साथियों? एक राग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फरेजी आंदोलन साथियों बंगाल में हुआ था, सही बात है। मोपला विद्रोह मालाबार, पॉलीगर विद्रोह कुरनूल, कूका आंदोलन असम, ये साथियों गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूका आंदोलन असम। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 30 की। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये किया था साथियों 1986 में।
कब स्टार्ट किया था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 31 देखें तो साथियों समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधारों से समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन में अगर बात करें तो वह इंद्रजीत गुप्ता समिति, ठीक है, भारतीय चुनाव सुधारों से संबंधित है। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 32 की। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? 2019 तक की यहाँ पर डाटा है, उसके अनुसार 7। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो को प्रभावित करती है किसको? किडनी को, वृक्क को, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या कहता है? देखें, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? सुब्रमण्यम स्वामी, सोनल मानसिंह, रूपा गांगुली, लेकिन जया बच्चन नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। ग्लूकोमीटर किसके? अल्प रक्त शर्करा हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अल्प रक्त शर्करा के लिए, ठीक है साथियों। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं साथियों। प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में क्या हो गया? निधन हो गया, भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो साथियों प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें क्रम के क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं साथियों। तो साथियों अब देखते हैं कि साथियों अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारत में बैंकों की चेक में कितने अंक होते हैं? वो होते हैं 6 अंक, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं साथियों। मुगल साम्राज्य की आर्थिक जो प्रणाली है उसके संदर्भ में पोलद शब्द किसको निर्दिष्ट करता है? ये करता है साथियों सालाना खेती योग्य भूमि को। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, सालाना खेती योग्य भूमि। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? कछारी मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं साथियों कि द शैडो लाइन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है साथियों अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है साथियों? ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? यानी कि अग्रसेन की जो बावली है कहाँ पर स्थित है साथियों? यह स्थित है दिल्ली में, ठीक है, अग्रसेन की बावली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या कहता है? 1991 में शुरू किया गया व्यास डैश में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान किसके लिए? हिंदी के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। 43 क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है, सही बात है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। भीमबेटका की गुफा साथियों छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? वह थी साथियों बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था साथियों? 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। हाइग्रोमीटर किसको मापता है साथियों? आर्द्रता को मापता है। अब बात करते हैं साथियों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 48वीं थी, ठीक है साथियों। वर्तमान रैंक देखने के लिए आप क्या करिए साथियों? हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज को ज़रूर ज्वाइन करें साथियों। इसमें साथियों हम जब करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उसमें हम आपको विभिन्न जो रैंक्स हुई हैं साथियों, हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रही है, HDI में रैंक क्या रही है साथियों, खुशहाली सूचकांक में क्या रही है, उसके बाद में साथियों और भी जो रैंक्स हैं सब रैंक्स हम इसमें बताते हैं साथियों। वह देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े साथियों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? 47 की बात करते हैं साथियों। तो 47 क्वेश्चन क्या कहता है? 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोग तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी में से एक है। ये कहाँ है? डिगबोग कहाँ पर स्थित है साथियों? ये आपको पता होगा और नहीं पता है तो जान लीजिए साथियों, ये असम में
स्थिति। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की साथियों। 48 क्वेश्चन क्या कहता है कि योनो यू ओनली लीड वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा पेश किया गया था ताकि इसका उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवा का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो साथियों योनो का आप जानते हैं किसका है, SBI का। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की साथियों। 49 क्वेश्चन क्या कहता है, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे। नई दिल्ली में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे साथियों, इनका आयोजन कब किया गया था, 2010 में। नेक्स्ट साथियों जीके का अंतिम क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 50। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की 2 बार पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है। कितने से, 50,000 प्लस से। ठीक है साथियों, इस तरह से हमारा जो जीके का पोर्शन है 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं साथियों। अब हम देखते हैं साथियों कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं कंप्यूटर की क्वेश्चंस, जो कि हमारे 10 क्वेश्चन आए थे साथियों, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। आस्क, याहू, सफारी, बिंग। तो साथियों सफारी एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। अभिगम्यता भी होती है, उपयोग में आसानी भी होती है, इंटरनेट संचार का लचीलापन भी होता है, लेकिन उच्च लागत नहीं होती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, गलत। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। तो दर्शाता है साथियों टाइटल बार। कौन, टाइटल बार। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम साथियों क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। फॉन्ट भी है साथियों, साइज भी है, फॉन्ट स्टाइल भी है, लेकिन अलाइनमेंट नहीं है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। MS वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है। पेज लेआउट। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। MS वर्ड में टेबल की कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है टेबल प्रॉपर्टीज का। क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल और हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड CC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होता है। CC होता है साथियों कार्बन कॉपी। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की। MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सेल कलेक्ट करें, फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें, ये तो सही बात है। जहां कंटेंट स्थित है सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट करें, ये भी सही है। सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F2 की दबाएं, ये भी सही बात है। सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए बोर्ड पर F5, सॉरी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि F5 इसके काम नहीं आता है। F5 आता है साथियों रिफ्रेश के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। MS एक्सेल में एलियन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। तो ये आता है टेक्स्ट श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है साथियों। MS वर्ड में पैराग्राफ के एक वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए उस पर Ctrl+ क्लिक करें। ठीक है साथियों, तो इस तरह से हमने GK के 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर के साथियों 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। इसी तरह के पेपर सॉल्यूशन और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप ज़रूर जुड़ें हमारे YouTube चैनल OJ क्लासेज से। PDFs के लिए भी साथियों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी नाम से है, ज़रूर जुड़ें साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों अब हम जो बात करने जा रहे हैं, ये जो हमारा पार्ट है मैथ का, इसके कितने प्रश्न होते हैं, 15 प्रश्न। तो हम पूरे 15 प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, एक एक का सॉल्यूशन आपको इस साइड में आप देख पा रहे होंगे, सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय किया और अपने गंतव्य स्थान तक की कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। तो दूसरे भाग की दूरी
कितने घंटे में पूरी की गई, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो टोटल दूरी है वो है 3840 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से पहला भाग हमने माना x है, तो जो दूसरा भाग बचेगा वो कितना हो जाएगा 3840 माइनस एक्स, तो यानी कि x भाग की दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की है, और जो 3840 माइनस एक्स जो शेष दूरी बची है वो इसने 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, और जो टोटल समय लगा है 20 घंटे। इससे आप इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7680 माइनस 2x, जो अपोन में 480, हमने इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, बराबर है 20। तो जो x की वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी 1920, यानी कि जो हमारा पहला भाग है वो कितना है 1920। तो 3800 में से अगर पहला भाग 1920 है तो जो शेष बचा दूसरा भाग है वो आधा भाग है, तो वो भी कितना हो जाएगा 1920। अब प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि जो दूसरा भाग है वो कितने समय में तय किया गया, यानी कि दूसरे भाग की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है 1920 किलोमीटर, और जो चाल थी वो थी 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कितना समय लगेगा 8 घंटे, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 1। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 ये है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है और इस पर क्रम से 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूट दी गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास जो मार्क प्राइस MRP वो कितना है 5000, 5000 का अगर 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो बच कितना गया 85%, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिस्काउंट दे रहा है वो कितना दे रहा है 10%, तो कितना बच गया 90%, और जो नेक्स्ट दे रहा है वो कितना दे रहा है 18%, तो बच कितना जाएगा 82%। इसको अब हम सॉल्यूशन करेंगे 17, जो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये लास्ट में बचेगा 17 इंटू 9 इंटू 41/2। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6273/2, यानी कि 3136.5, ठीक है। यही हमसे इसमें पूछा गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 3। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.50 प्रति मीटर की दर से 4950 है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें अगर भूखंड का क्या निकालना है परिमाप निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो रुपए हैं इनमें हम क्या है कि इसका टोटल रुपए में जो प्रति मीटर की दर है उसका हम क्या दे देंगे भाग, यानी कि 4950 में हम 16.50 का भाग देंगे। तो आप देखिए इसमें 2 जीरो से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा 300, ठीक है। अब देखिए परिमाप आया है 300, तो हमें पता है आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 300। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए L और B लंबाई कितनी है x प्लस 15 और चौड़ाई कितनी है x, यानी कि अगर हमारी चौड़ाई x है तो उससे 15 अधिक हमारी लंबाई होगी, ठीक है। देखिए अब यानी कि अब हम इसको किस में रखते हैं 2L प्लस B, आयत का जो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई में हम इसको अप्लाई करते हैं, यानी कि x 2 ब्रैकेट में x प्लस 15 प्लस x बराबर 300, यानी कि 2x और इधर से एक मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 बार, ठीक है। अब यहाँ 2x बचेगा, 15 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -135, यानी कि 2x की जो वैल्यू है कितनी 135, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 67.5। अब 67.5 हमें आंसर नहीं करना है, हमें पूछा है लंबाई, तो लंबाई है जो x की वैल्यू है इससे 15 अधिक है, तो इसमें आप कितना ऐड कर देंगे 15, तो कितना आ जाएगा 82.5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। आप इसकी इमेज साइड में देख पा रहे हैं साथियों, और हम आपको एक कंप्लीट सेट कराएंगे, और इस सेट की अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल OJ क्लासेज के नाम से वहाँ पर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। एक मोटरसाइकिल पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिन के लिए पर्याप्त है, यदि कोई सवार 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से पूरी टंकी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। देखिए 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि पहले वो 5 खपत करता था और अब कितनी कर रहा है 6, तो यानी कि कितनी खपत कर रहा है 6। तो अब देखिए 30 इंटू 5/6, यानी कि 6 पंजे 30 और 5 25, यानी कितने दिन के लिए वैलिड होगी 25 दिन के लिए, ठीक है। छोटा सा प्रश्न था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर की, जो है 5 नंबर। देखिए 2 व्यक्तियों को प्रत्येक को 43,892 की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर भुगतान करना था। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध
होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो हमें एक्यूरेट निकालने। ठीक है, देखिए हमें पता है 3 वर्ष के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 3 3 1, ये रेशियो होता है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 2 1 होता है और 4 वर्ष के लिए होता है 4 6 4 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, ऐसे प्रश्न में जो दर्दी होती है उसको हम पहले वर्ष के नीचे लिख देते हैं। जैसे 3:3:3 है तो अपन हमने क्या कर दिया 30। अब अगले साल इसका 30% लगेगा, 30 का 30% कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार अगले जो हमारा है 9, इसका भी 30% कितना हो जाएगा 2.7। अब हम अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो अब हम इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 30 × 3 90 प्लस 9 × 3 27 और 1 × 2.7 2.7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कुल चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 119.7। अब हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस हमारा ये होता है, हमें जो पहले वर्ष का होता है उसको छोड़ के जो शेष 2 वर्ष का होता है वो डिफरेंस ही होता है। ठीक है, यानी कि 9 × 27 प्लस 2.7, ये जो 29.7 है ये क्या है अंतर। ठीक है, और हमसे यही पूछा है कि जो अंतर है वो चक्रवृद्धि ब्याज का कितना परसेंट है, यानी कि अंतर कितना है 29.7, और जो हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 119.7। अब हम इसको अगर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 24.8%। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 5। नेक्स्ट प्रश्न की अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। ए और बी ने प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज के रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 अधिक देना था। बी द्वारा ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, वही सेम रेशो 3 वर्ष के लिए कितना होता है 3 3 1। दर कितनी है 5%, तो पहले वर्ष के नीचे क्या रख देंगे दर कितनी 5%। ठीक है, अब 5 का 5% कितना होगा 0.25, फिर 0.25 का भी हम क्या निकाल लेंगे 5%, कितना हो जाएगा 0.125। अब हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए तो हम केवल लास्ट के जो 2 वर्ष है उसको कैलकुलेट करेंगे। 3 × 0.25 करेंगे 0.75 इन प्लस हमको क्या करना होगा 1 × 0.125। ठीक है, तो ये टोटल ऐड हो जाएगा 0.7625। अब हमें जो प्रश्न में डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 427। यहाँ डिफरेंस कितना है 0.7625। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो 4 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो एक की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 560। तो 100 की अगर हमें कंप्लीट वैल्यू चाहिए तो कितनी आ जाएगी 56,000। ये हमारा क्या आ गया मूलधन। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका क्या निकालेंगे साधारण ब्याज। 56,000 का 3% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 8400 रुपये। ठीक है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे साधारण ब्याज। अब हमारा साधारण ब्याज तो आ गया 8400 रुपये, लेकिन बी को कितना अधिक दिया 427, तो इसमें 427 ऐड कर देंगे तो बी का भी क्या आ जाएगा ब्याज, यानी कि 8827 रुपये। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 7। दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है, तो यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। ठीक है, दो संख्याएं मानी x और y, यानी कि x + y कितना 26, x - y कितना आ जाएगा हमारा 14, दोनों हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे साथियों तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो 2x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 40, x की वैल्यू कितनी आई है 20 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। x और y की हमने क्या निकाल ली है यहाँ से वैल्यू, यानी कि x 20 है और y 6। अब बड़ी संख्या कौन सी है x, तो x का 3 गुना कितना हो जाएगा 60, और इसको छोटी संख्या y यानी कि 6 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ रहा है हमारा 10। यही हमें बताना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर की, जो है 8 नंबर प्रश्न। एक किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, वह 30 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि शेष काम बी 5 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए है जो एक भाग करता है कितने दिन में 45 दिन में, यानी कि पूरा टोटल काम 45 दिन में कर देता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/45 काम कर देगा, तो 30 दिन में 30/45 यानी कि कुल काम का 2/3 भाग ये 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अब जो 2/3 भाग है, शेष कितना है 2/3 भाग इसने कर दिया, तो शेष बच गया काम 1/3 भाग। 1/3 भाग 5 दिन में करता है बी, तो एक भाग कितने दिन में कर देगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 दिन में। ठीक है, छोटा सा प्रश्न था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की। एक दुकानदार ने 100 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% लाभ पर और शेष भाग 20% हानि पर बेच दिया।
पूरे लेन देन में से 11% की हानि हुई तो चावल की मात्रा में 20% आने पर बेची गई कि 20% आने पर कितनी मात्रा बेची गई है, ये प्रश्न में बताना था। ठीक है, अब देखिए लाभ और हानि, 10% का लाभ प्लस हानि है उसको हम माइनस इंडिकेट करते हैं -20%। ठीक है, अब देखिए टोटल कुल मिलाकर हानि हो रही है -11% की। अब यहाँ से हम इसको घटाते हैं 20 - 11 यानी कि यहाँ आएगा 9 और -11 - 10 21। ठीक है, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे 3:7 आ जाएगा, यानी कि टोटल कितनी है 1000 किलोग्राम, टोटल कितना है रेशियो 10 और हानि की जो रेशियो है वो कितना है 7, तो 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 किलोग्राम। ठीक है, यही हमें बताना था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 10 की। ये देखिए इनमें से हमें बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी। देखिए 11/12, 13/14, 12/13 और 15/16 और 19/20। हमें इनका क्या देख रहे हैं डिफरेंस, सब में डिफरेंस क्या आ रहा है 1। अगर अंतर समान होता है तो जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी। हमें सबसे छोटी पूछिए 11/12 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर की जो है 11 नंबर। एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति 100 ग्राम और 18 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से खरीदी और उन पर एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उसने मिश्रण को रुपये 20 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया और मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का रेशियो कितना था। देखिए टोटल हमारे पास क्या है 15 रुपये प्रति और 18 रुपये प्रति की 2 चाय हैं। ठीक है, अब देखिए 20 जो हमारा मिश्रण है उसको कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है 20%, यानी कि 20 का 20% 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 50/3। अगर हमें वैल्यू एक सार चाहिए यानी कि इनको हम सेम कर लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 तिये 45 और 18 तिये 54, यानी कि 45, 54 और 50 ये है क्या है हमारा रेशियो मिश्रण है, यानी कि ठीक है। अब देखिए 54 में से 50 जाएगा 4 बचेगा और इधर 50 में से 45 जाएगा 5 बचेगा, रेशियो कितना आ जाएगा 4:5। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। देखिए अब यहाँ देखिए घनाभाकार खुली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और ये क्या है 5 यानी कि 53 सेंटीमीटर ऊंची है तो इसकी क्षमता 900 लीटर है तो, और इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी है तो इसकी तली कितनी मोटी होगी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है साथियों एक आयताकार क्या है टंकी है। अब ये जो टंकी है इसमें क्या है कि ये इसकी जो दीवार है वो 5 मीटर मोटी है तो देखिए 1.6 इसको हम क्या करेंगे सबको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 160 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर। अब यह हमें आयतन के लिए होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेकिन इसकी जो तली है इसका जो 5 मीटर मोटी है तो दोनों साइड से होगी तो ये 10 कम हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 150, इधर से भी 10 कम होगी 120। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इसकी तली कितनी है तो 53 - x हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 12। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर की 13 नंबर प्रश्न की। ये प्रश्न आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आ रहे होंगे। देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार नए सदस्य आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए 2 वर्ष पहले सदस्य कितने थे 5, एक की औसत आय कितनी थी 18, यानी कि योग कितना हो गया 90। लेकिन ये था 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले अब वर्तमान में आने के लिए 5 सदस्य हैं तो कितने ऐड करेंगे 5 दूनी 10, तो यानी कि टोटल योग कितना हो गया है इनका 100। अब वर्तमान में सदस्य कितनी 6, आयु वही सेम है औसत 18, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका योग कितना आएगा 108, यानी कि जो अब डिफरेंस है वो कितना है 8 का। तो जो नए जुड़े सदस्य की आय कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 14। देखिए ए की आय बी की आय से 35% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ए की क्या आय बी की आय से, यानी कि ए बी की आय कितनी मानेंगे हम 100 और ए की आय कितनी हो जाएगी 135, 35% अधिक। अब बी की आय कितना कम है 35, किस से 135 से मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इसको आप देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी वो आएगी 25.92, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है एक ही है 26%, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न नंबर है 15। देखिए वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 10, 12 और 11 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 10, 9, 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। यानी कि देखिए 12, 10 और 11
अगर इनसे हम डिवाइड करते हैं शेषफल 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। अब देखिए हमारे पास जो विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है उसको हम इसमें से घटाते हैं, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो अब डिफरेंस सेम है, तो अब देखिए हमको क्या करना है, 12, 10 और 11 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 660। ठीक है, इसमें से हमें डिफरेंस 1 घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी ये कितनी आ जाएगी, 659। ठीक है, और यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 15 प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम यहाँ ये मैथ का पोर्शन ख़त्म होता है। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें साथ ही। तो इसके भी कितने प्रश्न हैं, 25, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो रीजनिंग का प्रश्न है फाइंडिंग मिसिंग नंबर वाले टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार किया गया है, इसको आप देखें। यहाँ है 14, 17 और 68, 73 और 438। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो इनका सॉल्यूशन देखिए हम किस प्रकार करेंगे। यहाँ 14 और 17 में जो गैप है वो कितने का है, 3 का। गैप कितने का, 3 का। 14 और 17 में देखिए गैप दिया हुआ है 14 और 17, यहाँ गैप है 3 का, और 3 को 17 से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई। 17 ये कितने हो गए, 51, और इसमें हम 17 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 68। यानी कि 14 और 17 का डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई किया है हमने, इसको मल्टीप्लाई किया है 17 से, और उसमें कितना ऐड किया, 17। अब देखिए नेक्स्ट है 68 और 73 में कितने का डिफरेंस है, 68 और जो 73 है इसमें डिफरेंस है 5 का। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 73 से, यानी कि अगली संख्या से। कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 1 और 7 5 35 और 36, 365। अब जो 365 है इसमें कितना ऐड करना है, 73। 5 और 3 8, 7 6 13, 3 और 1 438। यानी कि यहाँ 14 और 17 में डिफरेंस 3 का, 68 और 73 में डिफरेंस कितने का, 5 का। अब यहाँ 438 से अगली संख्या में डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। तो कितना आ जाएगा, 438, 5 का आ गया 7 का, 438 और 7 कितना हो जाएगा, 445। ठीक है, कितना आ जाएगा, 445। ये किस प्रकार आया है कि जो यहाँ देखिए, एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमारे पास जो है इनका डिफरेंस लिया हुआ है 2 का, 14 और 17 का, 3 का, उसको फिर 17 से मल्टीप्लाई करके 17 ऐड किया हुआ। इस प्रकार नेक्स्ट संख्या हमारी आ रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं इमेज के माध्यम से कि ये इस प्रकार है कि डिफरेंस 3 का, इसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है और ये नेक्स्ट संख्या हमें मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। शीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन के आकार F वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो ये था। अब देखिए, अब यहाँ हम इसको किस प्रकार करेंगे। यहाँ हम कोई भी सतह यहाँ आपस में इनके पास नहीं होनी चाहिए। इनकी आप क्या कर सकते हैं, F के विपरीत क्या है, J है। ठीक है, H के विपरीत क्या है, W है, और E के विपरीत क्या है, Q। ये इसके विपरीत है और इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये आ जाएगा। तो हमें पूछा है F के विपरीत क्या है, J। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए ये है 97, 98, 106, 133 और 197। तो इनमें देखिए किस प्रकार ये रिलेटेड होंगी। यहाँ इनमें क्या किया गया है, 1 का क्यूब प्लस 97 कितना आ जाएगा, 98। इसी प्रकार 2 का क्यूब प्लस 98 ये आ जाएगा 106। इसी प्रकार 3 का क्यूब प्लस 106 कितना आ जाएगा, 133। इसी प्रकार 4 का क्यूब प्लस 133 हम करेंगे 197, और 5 का क्यूब प्लस 133 करेंगे तो 322। और यही हमें इसमें बताना था। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 4। देखिए निम्नलिखित चित्र के अनुसार P क्यों पर रख जाए तो उसमें संयोजन के तहत चयन कीजिए जो दर्पण में सही प्रतिबिंब निर्मित हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको उन अक्षरों का पता होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब उनका किस प्रकार बनता है और जल प्रतिबिंब। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, 1। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए पंचभुज में वेन आरेख, इसमें पंचभुज किसको दर्शा रहा है, पंचभुज दर्शा रहा है नाविक को। ये पंचभुज है, इसमें कौन है, नाविक। विरत है जो दर्शा रहा है महिलाओं को। ठीक है, और जो सम चतुर्भुज है वो किसको दर्शा रहा है, अशिक्षित।
कि ये कैसे हैं, अशिक्षित हैं। तो इसमें कहा है कि उस वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाती है, ऐसी कितनी महिलाएं नाविक हैं जो अशिक्षित नहीं हैं। ठीक है, जो ये हमारा समचतुर्भुज इसमें क्या है, अशिक्षित। तो अब देखिए अशिक्षित भी हैं, महिलाएं भी हैं और नाविक भी हैं। ठीक है, तो कितनी आ जाएंगी, आप यहाँ देख रहे हैं 34। ये क्या है, देखिए व्रत में है तो महिलाएं भी हैं, और ये पंचभुज में है तो नाविक हैं, और समचतुर्भुज में नहीं है तो ये शिक्षित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए ये भी क्या है, 90 डिग्री के एंगल से घुमाया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ ये यहाँ था, उसके बाद ये इसकी दिशा चेंज करके ये यहाँ हो गया। इसी प्रकार ये इधर गया, तो अब ये किस तरह हो जाएगा, इस तरफ। तो ये 90 डिग्री से चेंज हो रहा है। आप इसको किसी भी एक आकृति को पकड़ कर इसको आप कर सकते हैं। 7 नंबर देखिए, इसमें मैथमेटिकल प्रश्न का ऑपरेशन दिया, हमको क्या करना है, चिन्ह चेंज करने हैं। जैसे यहाँ देखिए 86 + 5 - 42 डिवाइड बाई 28 × 40 = 7। अब यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के चिन्ह को बदल देते हैं तो इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करने पर आप इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, 86 + 5 - 42 × 28 डिवाइड बाई 14 = 7। अब देखिए पहले बोर्ड मास से क्या होगा, डिवाइड सॉल्यूशन, तो 14 दूनी 28, 2 और 2 को आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो 86 + 5 होता है कितना, 91। इसमें से 84 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और 7 = 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 8 की। यहाँ देखिए इस आकृति को किस प्रकार रोटेट किया गया है, ये है जो 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ऐसी थी, इसको 90 डिग्री घुमा दिया गया है। इसी प्रकार इसको भी जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये पार्ट इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये इधर आएगा और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये इधर आ जाएगा नीचे, और ये त्रिभुज है जो ऊपर रह जाएगा। तो इस प्रकार आकृति बनेगी, जो ऑप्शन नंबर किस में बन रही है, 4 में। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहली संख्या संबंधित। देखिए आपको क्या करना है, 5, 5, 10 इनका अंकों का योग है। इसमें कितना, 5 + 5 + 7 और +3, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 20। इसी प्रकार 8, 9, 9 और 1 को आप ऐड करेंगे, 8, 9, 9 और 1 10 और 9 19 और 8 27। यानी कि इन अंकों का क्या करना है, हमें योग करना है, जो कितना है, 27। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए 5 वाले प्रश्न को हम किस प्रकार करते हैं, यहाँ हमारी कॉमन सतह है 5, तो 5 कॉमन लिया, 5, 4, 2। इसी प्रकार 5, 6, 3, यानी कि 4 के विपरीत 6 है और 2 के विपरीत 3 है। तो हमें क्या कहा गया है कि 1 से इनमें 5 के विपरीत, अब जो शेष क्या बचा है, 1, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उसका चयन कीजिए जो इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसमें आप देख रहे हैं ये आकृति है, ठीक, कौन सी, ये वाली। ये कहाँ पे बन रही है हमारी आकृति, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आकर बन जाएगी, ऊपर से आप इसको करेंगे जब। ठीक है, तो आप आकृतियों के प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं, फिगर वाले प्रश्न, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रिकॉल करना है। अब देखिए ये प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन भिन्न है, यानी कि एक असंगत है। देखिए यहाँ हमारे पास जो तीनों आकृतियाँ इसमें भी अलग अलग हैं, और इसमें देखिए त्रिभुज सेम है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, यहाँ भी तीनों आकृतियाँ अलग हैं और यहाँ भी, तो ये डिफरेंट है। इससे कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो देखिए इनमें हमको क्या करना होता है, किसी भी एक आकृति को आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पहले क्या था, ये था 0, यानी कि आप वृत्त माने ये ऊपर था, फिर ये सेकंड नंबर पर आ गया, फिर थर्ड नंबर पर, अब ये किस नंबर पर आएगा, 4th नंबर पर। ठीक है, इसी प्रकार ये कितने नंबर पर था, 2 पर, तो ये कितने पर आ गया, फिर 3 पर। इसी प्रकार ये 4 पर आ गया, तो ये ऊपर आएगा, यानी कि जो ये हमारा चतुर्भुज है ये ऊपर होगा, और जो हमारा वृत्त है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो चतुर्भुज ऊपर और वृत्त नीचे, एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चतुर्भुज ऊपर है और वृत्त नीचे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखिए, यानी कि इसका हमें क्या दिख रहा है, मिरर रूप। तो ये इसमें जो आकृति है, आकृति नंबर 4, इसका मिरर रूप ये नहीं है। ठीक है, मिरर रूप इनका सही है, ये भी और ये भी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आकृति कैसी हो जाएगी, असंगत। यहाँ भी हमें क्या करना है, ये आकृति ही के वाले प्रश्न हैं, बहुत अधिक पूछे गए, तो ये किस प्रकार बनेगी, आप इसको यहाँ बनाकर देख सकते हैं। ये यहाँ ऐसे बनेगा, ऊपर खाली है तो ये भी ऊपर क्या हो जाएगा, भरज हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए
एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर इधर की साइड भरी है तो इसकी ऊपर वाली साइड है, इसकी नीचे वाली खाली है तो इसकी इधर वाली साइड खाली है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 4। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए प्रश्न नंबर है 16। तो ये पैटर्न बन रहा है, इसको आप वहाँ पर बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार आएगा ऐसे, और फिर ये आकृति आएगी ऐसे इसमें से, और ये यहाँ। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही हमें मिल गया है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, देखिए इनमें क्या कहा गया है कि जो आकृति है पहले का संबंध दूसरी से, उसी प्रकार तीसरी आकृति का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ जो स्टार था वो किस में था? वृत्त में। और जो ये माइनस का चिन्ह था वो किस में था? चतुर्भुज में। तो अब देखिए जो चतुर्भुज है उसमें क्या गया? स्टार, और जो वृत्त है उसमें क्या आ गया? माइनस। यानी कि ऊपर की आकृतियाँ सेम है, बाकी जो बड़ी आकृतियाँ उनको चेंज किया हुआ है। अब यहाँ जो ये हमारा ये आकृति है इसमें क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी बड़े में, यानी कि इसमें आ जाएगी। और ये छोटे वाली कहाँ आ जाएगी? ऊपर में, ठीक है। तो ये छोटे वाली ऊपर और बड़े वाली नीचे। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 2। बात करें नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 18। देखिए रविंदर ने अपने मित्र को 1 वर्ष ब्याज के रूप में 4160 रुपये का भुगतान किया, जिसे 8% वार्षिक ब्याज दर पर धनराशि ली थी। तो कितनी धनराशि उधार ली थी? हमें क्या निकालना है इसमें? मूलधन। देखिए इसके लिए हमारे पास क्या है? ब्याज 4160 रुपये इंटू 100 अपॉन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? 8% की दर, ठीक है। और समय है 1 वर्ष। तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40, ठीक है, और 1 8 दूनी 16। तो कितनी राशि आ जाएगी? 52,000। साधारण ब्याज का हमसे फॉर्मूला होता है PRT/100, मूलधन इंटू दर इंटू समय। उससे हम इसमें क्या कैलकुलेट कर लेंगे? प्रिंसिपल मूलधन। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। देखिए इसमें अगर इस वर्ड को ऐसे लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए इसमें वर्ड है हमारे पास DYNASTY। इसको क्या लिखा है? NYDAYTS। इसको यहाँ और सेम है। इसी प्रकार ए को सेम रखा है, फिर इसको इधर और इसको इधर। इसी प्रकार हम किसको लिखेंगे? रेस्पॉन्स को, RESPOND। तो SE इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, RE इधर आएगा, P फिर आएगा D इधर, और O जाएगा उधर, और बीच में आएगा N। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, ये किस आकृति में निहित है? ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ये है और इसी आकृति में ये निहित है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, देखिए कागज़ को मोड़कर काटा गया, खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा? आपके पास एक कागज़, उसको पहले ही इस प्रकार कागज़ था, फिर उसको किनारों से मोड़ा गया, ठीक है। किनारों से मोड़ने के बाद उसमें 4 आमने सामने होल किए गए। तो अब ये खोलने पर कैसा दिखेगा? तो इस प्रकार का ये दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, देखिए 22 नंबर प्रश्न। वह नारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का श्रेष्ठ निरूपण करता है। इसमें है माताएं, विक्रय प्रबंधक और पुरुष। यानी कि जो विक्रय प्रबंधक हैं ये हैं। अब विक्रय प्रबंधक पुरुष भी हो सकते हैं और विक्रय प्रबंधक माताएं भी हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संबंध है वही जो दूसरे का पहले से है। तो दक्षिण अमेरिका में क्या है? ब्राज़ील। यानी कि ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। उसी प्रकार श्रीलंका का संबंध किससे हो जाएगा? एशिया महाद्वीप से। नेक्स्ट प्रश्न की अब हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर देखिए हमारा लास्ट 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार असंगत है? देखिए ये है हमारा के पर है 11, इसी प्रकार एच है 8 पर और डी है 4 पर, यानी कि -3 और -4। इसी प्रकार देखिए इसमें क्या है? टी क्यों एम, टी कितने पर है? 20 पर, क्यों 17 और एम है 13 पर, -3 और -4। इसी प्रकार एच ई ए, यानी कि एच है 8 पर, ये 5 पर है और ये 1 पर है, -3 और -4। अब हमारे पास बचा है एल कितने पर? 12 पर, आई है 9 पर और एफ है 6 पर। तो -3 यानी कि ये असंगत है, बाकी 3 सेम हैं। तो ये थे रीजनिंग के प्रश्न साथियों। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल OJ क्लासेज के नाम से, उसको आप ज्वाइन करें।